ट्वेल्थ क्लास के सभी विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं या फिर चैनल से जुड़े हैं, आज चलिए आप लोग का भी ऑनलाइन क्लास यानी मजबूरी बस कहा जाए या आपके जो भी कर सकते हैं आप लोग इसे, यानी क्लास हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं सभी बच्चों से एक गुजारिश करूंगा या फिर आग्रह करेंगे कि देखिए अगले वर्ष के ही जैसा इस वर्ष भी देखिए कोरोना महामारी यानी बढ़ती जा रही है, यानी कि इतना ही बल्कि आप लोग पेपर न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो था कोरोना जो है दुगुना तिगुना चार गुना दर से बढ़ती आ रही है। ऐसी परिस्थिति में सभी बच्चे अब एक उम्मीद अभी फिलहाल न करें कि कोचिंग खुल सकती है या ऑफलाइन क्लास हम लोग चल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 12th क्लास के सभी बच्चों से कहूंगा कि आप सभी बच्चे पैराडाइज एजुकेशनल ग्रुप से आप ऐड हो और केमिस्ट्री का भरपूर फायदा लें। जैसे कि अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर बच्चे लोग केमिस्ट्री से भरपूर फायदा लिया, ऑनलाइन के माध्यम से अच्छा मार्क्स भी लाया, वो अभी देखिए ऑनलाइन के माध्यम से ही ला पाया, यानी ऑफलाइन करने का उन्हें मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन ऑनलाइन से जुड़ करके इस पैराडाइज एजुकेशनल ग्रुप से जुड़ करके वो ज्यादा से ज्यादा बिहार के बच्चे लाभान्वित हुआ और वो समझे कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। तो मैं फिर इस वर्ष जो है इस कोरोना महामारी में आपका ऑनलाइन क्लास जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकें। तो आइए आज की क्लास हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इस सेल के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शांतिपूर्वक समझेंगे और इसको आप लोग अच्छे ढंग से दिमाग में रखेंगे। तो आइए क्लास शुरू करने के पहले शुरुआती आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कहानी आप शुरू कीजिए। देखिए सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल हम लोग जान लें कि है क्या, और विद्युत रासायनिक सेल जो है ऐसी सेल को बच्चे लोग जो है मिस्टेक से बैटरी भी कह देता है। क्या कहता है? बैटरी कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये विद्युत रासायनिक सेल एक अलग चीज होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर समझना चाहिए, अगर विद्युत रासायनिक सेल को कहता है, एक सेल होता है विद्युत अपघटनी सेल। सेल होता है दो तरह का, एक विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। अब कोई आदमी कहता है कि विद्युत रासायनिक सेल, इसी सेल का प्रयोग तुम टॉर्च में करते हो, इसी सेल का प्रयोग देखिए घड़ी में कर रहे हैं, इसी सेल का प्रयोग देता है कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट पुर्जे में करते हैं, यानी कई जगह सेल यूज करते हैं। तो इस कहते हैं कि सेल आखिर है क्या? तो देखिए जितने सारे विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें बाहर से रासायनिक पदार्थ भरा जाता है, और रासायनिक पदार्थ भरकर उस सेल के भीतर में रिएक्शन करवाया जाता है। माने रासायनिक क्रियाशीलता का उपयोग करके हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी करंट में परिवर्तित कर देते हो या बदला जाता है, उसी यंत्र का नाम है विद्युत रासायनिक सेल। वो कहता है कि विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा बताइए, तो उसको यही बोलेंगे कि वैसे युक्ति या वैसे यंत्र जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उस यंत्र का नाम होता है विद्युत रासायनिक सेल। क्योंकि ऊर्जा के बारे में तो पढ़े हो कि ऊर्जा एक ऐसी राशि होती है जो नष्ट नहीं होते हैं, पैदा नहीं होता है, लेकिन उसको एक रूप से दूसरा रूप में बदला जाता है। तो विद्युत रासायनिक जो सेल कहते हो, उस सेल के अंदर में रासायनिक पदार्थ भरा जाता है, और रासायनिक पदार्थ जो भरते हैं उनके बीच में अभिक्रिया कराई जाती है, और उनकी रासायनिक क्रियाशीलता का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो उसी का नाम विद्युत रासायनिक सेल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल जो कहता है सेल, ये सेल होता है देखिए मार्केट में
में दो तरह का बिक रहा है। तो एक सेल जिसको कहते हैं प्राइमरी सेल, जिसको प्राथमिक सेल कहते हैं। अब प्राथमिक सेल का मतलब होता है नॉन चार्जेबल। कहने का मतलब कि जब सेल से हम लोग काम लेने लगते हैं, जब सेल से करंट लेने लगते हैं, तो सेल के भीतर में रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि वहां पर बॉन्ड फिजन होता है, यानी बॉन्ड टूटने लगते हैं और नए नए बॉन्ड बनने लगते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया जब तक होता रहा तब तक विद्युत ऊर्जा मिलते रहा, और रासायनिक अभिक्रिया बंद हो गया तब उसी को तुम लोग बोलता है कि डिस्चार्ज हो गया। तो अगर कोई बैटरी या सेल को कहा डिस्चार्ज हो गया, एक मतलब हुआ कि उस सेल के भीतर में रासायनिक अभिक्रिया होना बंद हो गया, और रासायनिक अभिक्रिया होना बंद हो गया तो आपने कहा कि डिस्चार्ज कर दिया। क्लियर? अब बताइए, तो एक मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया दो तरह से होता है, याद रखिए। एक रासायनिक अभिक्रिया का नाम है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है अनुत्कर्णीय अभिक्रिया। तो अनुत्कर्णीय अभिक्रिया का मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, लेकिन उत्पाद से फिर अभिकारक नहीं बनता है, मतलब उस अभिक्रिया को पलट नहीं सकते हो, उसी को अनुत्कर्णीय कहते हैं या उसी को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो जिस सेल के भीतर में इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अनुत्कर्णीय अभिक्रिया होती है, उस सेल को डिस्चार्ज आप नहीं कर सकते हैं, अभिक्रिया को पलट नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। ये विद्युत रासायनिक सेल बनाने का श्रेय सबसे पहला गैल्वानी को था। गैल्वानी के बाद दूसरा वैज्ञानिक है अलेसांद्रो वोल्टा, और अलेसांद्रो वोल्टा ने जो सेल बनाया उसी का नाम पड़ गया वोल्टीय सेल। वही वोल्टीय सेल का और सुधार करके आया तीसरा वैज्ञानिक जिसका नाम था डैनियल। वह डैनियल ने व्यवहारिक रूप से उस सेल बनाया जिसको लोग यूज कर सके, तो उसका नाम पड़ गया डैनियल सेल। तो डैनियल सेल कहते हो, गैल्वानी सेल कहते हो, वोल्टीय सेल कहते हो, और मार्केट में आजकल जो बिक रहा है शुष्क सेल, ड्राई सेल, जिसको लेकलांचे सेल कहते हो, तो लेकलांचे सेल कहते हो। ये सब ऐसा सेल होता है कि एक बार जब डिस्चार्ज हो गया तो पुनः वो चार्ज नहीं होता है, इसलिए ऐसे सेल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल या जिसको कहते हैं प्राथमिक सेल। बट दूसरा सेल जो आजकल मार्केट में आया हुआ है, जो देखता है चार्जेबल सेल है, आप लोग का मोबाइल में है, टॉर्च में है, देखता है रात में यूज करते हो और दिन में चार्ज में लगा देते हो। इसका मतलब है कि जिस सेल को डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हो उसी को कहते हैं सेकेंडरी सेल या उसी को कहते हैं द्वितीयक सेल। याद हुआ? ये देखिए लिखा हुआ है नॉन चार्जेबल, बट ये लिखा हुआ चार्जेबल, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद जिसको हम चार्ज कर सकते हैं तो उसी को कहते हैं सेकेंडरी सेल। और देखा जाए सेकेंडरी सेल बनाने का सबसे पहला सपना देखा फ्रांस का वैज्ञानिक। अब फ्रांस का वैज्ञानिक जिसको गैस्टन प्लांटे कहते हैं, तो गैस्टन प्लांटे के दिमाग में आया कि सेल जब डिस्चार्ज होता है उसको फेंक देना पड़ता है, क्या कोई ऐसी तरकीब है कि जिसके द्वारा फिर से उसको हम यूज करें? और यही करते करते उनकी दिमाग जो है प्लांटे का मूव किया, और मूव करने के बाद उनको लगा कि अगर सेल के भीतर होने वाली अभिक्रिया को रिवर्सिबल कर दिया जाए, माने जिसको कहते हैं उत्कर्णीय, जिसको पलटना बोलते हो, तो अगर फिर से उसको पलट दिया जाए, माने उल्टी दिशा में कर दिया जाए, पहले अग्रिम दिशा में हुआ बाद में उल्टी दिशा में कर दिया जाए, उसको पलट दिया जाए, तो ये समझे कि फिर दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए जिस सेल के भीतर अगर रासायनिक अभिक्रिया उत्कर्णीय होता है, उत्कर्णीय जिसको लिखे रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल रिएक्शन अगर होता है तो इसी को कहते हैं कि सेकेंडरी सेल है। तो मार्केट में जो सेल बिक रहा है वो दोनों तरह का सेल अवेलेबल है, प्राइमरी सेल भी है और सेकेंडरी सेल है। लेकिन सवाल होता है कि आखिर सेल बनाया कैसे जाता है। मान लो तुम्हें लोग विद्यार्थी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं और आपको इच्छा है कि हम सेल घर पर बना लें, तो सेल बनाने के लिए बहुत बड़ी दिमाग की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे।
सेल बनाने के पर प्रारूप हम दे रहे हैं कि घर पर अगर चाहे तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले वैसे दो धातु का चुनाव करना होगा जिसमें एक धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होता है और दूसरे का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है। एक पहले आप सर्टिफाइड हो लीजिए, पहले चूज कर लीजिए। तो आप लोग को बताए हैं कि आपको मानक इलेक्ट्रॉन विभव को मानक अपकरण विभव भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी धातु का या किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो निकाला जाता है वो अपकरण के आधार पर निकाला जाता है। और अगर अपकरण के आधार पर निकालते हैं तो वैसे धातु जिसमें अपकारक का गुण अधिक होता है उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक होता है, और जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना ही ऋणात्मक होता है समझिए उसमें अपकारक का गुण उतना ही ज्यादा पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में क्षार धातु बताए थे कि क्षार धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है वह ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, चूंकि अपकरण के आधार पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकाला जाता है, इसलिए जो जितना ज्यादा कारक होता है उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो चलिए यहाँ पर सेल बनाने के पूर्व हम लोग को ऐसे दो धातु का चयन करना होगा जिनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम लेके चले हैं, देखिए एक जस्ता धातु को इलेक्ट्रॉन बनाए हैं और एक तांबा धातु का इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। देखता है जस्ता धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक में उच्च होता है, यानी कि इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव माइनस में होता है, लेकिन कॉपर का मानक इलेक्ट्रॉन विभव देखिए धनात्मक होता है। तो इसके लिए देखिए जब सेल बनाने की बात करता है तो कंपनी वाला यही करता है कि दो इलेक्ट्रॉन यानी दो धातु को चुनता है जिसमें एक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम और दूसरे का मानक इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होता है। अब क्या करता है वो कि जिस धातु को जैसे यहाँ पर जस्ता को हम लिए हैं तो जस्ता धातु के जो रड लिया क्षार लिया है इसको जस्ता के ही लवण यानी मानक विलयन बनाना पड़ता है। हम मानक विलयन बना करके उसी में क्षार को डुबाना पड़ता है। जैसे कि जस्ता का क्षार है तो यहाँ जिंक सल्फेट का जस्ता कहने के लिए लवण लिए हैं, जिंक सल्फेट का यहाँ मानक विलयन बना लिया। अब मानक विलयन में देखिए जस्ता के क्षार को डुबा दिया। दूसरा यहाँ देखिए तांबा की क्षार था, यहाँ पर तांबा का लवण था कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का मानक विलयन बनाया। अब मानक विलयन बनाने के बाद इसमें तांबा के रॉड गिरा दिया। उसके बाद देखा जाए दोनों बर्तन यहाँ पर अलग अलग लेके समझा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सेल है वो दो भाग में बट गया, तो आधा जो ये हो गया बर्तन में काम होती है इसको अर्ध सेल कहते हैं, और अर्ध सेल ये हो गया तब दोनों अलग अलग बढ़ गया। कभी कभी ये दोनों बर्तन की जगह एक बर्तन भी लेना पड़ सकता है। एक बर्तन से ही काम किया था डैनियल भी, एक ही बर्तन से काम किया वोल्टा भी। लेकिन जब समझाने की बात रही कि कैसे काम करता है सेल के अंदर, इसके लिए हम दोनों को अलग अलग करके समझा रहे हैं। सभी बच्चों से आग्रह है कि इसको क्लियर से अच्छे ढंग से समझेंगे। इसको देखिए दोनों विलयन को एक इस तरह से देखा जाए, यू आकार की नली होती है, इसी से इसको जोड़ दिया जाता है, इसी को लवण सेतु कहा जाता है। ये देखिए जो यू आकार की जो नली यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसी को लवण सेतु कहते हैं। और इस नली के भीतर में देखा जाए आपका एक विशेष प्रकार के पदार्थ लेड के रूप में भर देते हैं, जैसे पोटासियम नाइट्रेट का हो गया, जैसे पोटासियम क्लोराइड का हो गया, अमोनियम नाइट्रेट का हो गया, और इस नली के अंदर में देखिए भरते हैं। अब कोई आदमी कहेगा कि यहाँ पर लवण सेतु का प्रयोग आपने क्यों किया है? तो लवण सेतु का प्रयोग करने का मकसद ये रहा कि ये लवण सेतु जो नली है ये दोनों विलयन को एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने देता है, मैंने दोनों विलयन को मिलने से रोक देता है, लेकिन एक विलयन से दूसरा विलयन में आयन को जाने देता है। तो इस साल्ट ब्रिज लवण सेतु से होकर के आयन का आवागमन हो सकता है, लेकिन विलयन का आवागमन नहीं होते हैं। तो आयनों का देखिए आवागमन जब होता है तो ऐसा होने से दोनों विलयन उदासीन बना रहता है। समझिएगा। अब यहाँ पर होता क्या है समझिए,
कि जैसे देखिए दोनों इलेक्ट्रोड को देखिए तांबा के तार से हमने जोड़ करके वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पर देखा जाए स्विच हम लगा रहे हैं। जैसे स्विच यहाँ पर लगाते हैं हम पाते हैं क्या चीज समझिएगा कि देखिए ये जो जस्ता की छड़ है, ये जस्ता की छड़ क्या करते हैं कि जस्ता की छड़ में जो परमाणु यहाँ पर देखिए जस्ता का परमाणु होता है वह अपना इलेक्ट्रॉन को यहीं पर छोड़ करके और अपने खुद यहाँ पर कूद जाता है विलयन में। अब विलयन में कूद गया तो जस्ता की परमाणु के द्वारा देखा जाए यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए एक इन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, मतलब कि इस इलेक्ट्रोड पर देखिए जस्ता की परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है। जस्ता परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागी जा रही है और यह करेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहां कोई परमाणु या आयन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऐसी क्रिया का नाम ऑक्सीकरण होता है। और जिस इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण होता है अब उसी प्लेट का नाम एनोड कहलाता है। इसका मतलब है कि जस्ता का अक्षर जो है यहाँ पर एनोड का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि जस्ता की परमाणु यहीं पर इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और स्वयं देखिए कूद रहा है विलयन में। यहाँ से देखा जाए जेडीएन यानी 2 पॉजिटिव यानी देखिए विलयन में लगातार आने लगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो क्रिया हो गया ये समझिए कि आपका एनोड पर हुआ। एनोड पर ही क्रिया होता है, अर्थात कहते हैं कि अर्धशील अभिक्रिया यही होता है। ठीक है, अब देखा जाएगा समझिएगा सब लड़के। तो जैसी बताओ कि यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन इस रास्ता से ये चलना शुरू करता है और इलेक्ट्रॉन देखिए इस रास्ता से जैसे एंट्री लेता है ऊपर से इलेक्ट्रॉन लिया तो एक कॉपर सल्फेट का विलयन था ना। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार का आयन था, कॉपर आयन था और यहाँ पर देखिए सल्फेट आयन था। ठीक है, अब एक कॉपर आयन जो विलयन में कॉपर आयन था ये देखिए फटाक से यहाँ पर देखिए प्लेट पर जाने लगा, क्योंकि इस रास्ता से देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तब यहाँ पर कॉपर की परमाणु कॉपर आयन देखिए आ गया इस प्लेट पर, तांबा के प्लेट पर आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से लेकर के ये देखिए कॉपर परमाणु बदल गया। तो बताइए इस प्लेट पर हम देख रहे हैं कि कॉपर आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर अपकरण की क्रिया हो रही है। और जहाँ पर अपकरण की क्रिया होती है उसी प्लेट का नाम पड़ता है कैथोड। इसका मतलब है कि यहाँ पर कैथोड हो गया। अब चूंकि अब यहाँ कॉपर आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी होने लगी, इसलिए यहाँ पर देखिए धन आवेश दे दिया गया। तो विद्युत रासायनिक सेल में जहाँ पर ऑक्सीकरण हो रही है वहां पर देखिए आपने ऋण आवेश किया और जहां पर देखिए अब करंट की क्रिया हो रही है वहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज दिया है। अब तो आधा जो होता है इसको कहते हैं कि अर्ध सेल रिएक्शन है। इसका मतलब है कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया चला तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ तो देखिए यहाँ पर अपकरण हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के देखिए यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने लगा यहाँ से करंट उत्पन्न हुआ और एक करंट देखिए वोल्ट मीटर से आप इसके डायरेक्शन को नाप लिए कि देखा जाए तांबा से यानी करंट जो होता है जस्ता की प्लेट की तरफ आने लगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जस्ता की प्लेट से कहाँ जाने लगा, कॉपर की प्लेट की तरफ जाने लगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा जो था उसके ठीक विपरीत यानी विद्युत धारा की दिशा होने लगी। अब बताइए तो यहाँ पर सल्फेट आयन बढ़ने लगा और यहाँ पर जिंक आयन बढ़ने लगा। तो यहाँ पर क्या मतलब विलयन हो जाएगा धन आयन, लेकिन यहाँ पर विलयन हो जाएगा ऋण आयन। तो इसी को उदासीन करने के लिए यहाँ से देखा जाए सल्फेट आयन जो है शांत ब्रिज से होकर के यहाँ पे आने लगा। जैसे सल्फेट यहाँ पर आने लगा और जिंक आयन सल्फेट आयन से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लिया। तो समझिए इसमें धन आयन ऋण आयन भी सेम और इसमें धन आयन ऋण आयन भी सेम, दोनों विलयन को उदासीन बनाया। अब देखिए विद्युत रासायनिक सेल में जो अभिक्रिया होता है वो 2 पार्ट में बढ़ जाती है। तो एक देखा जाए ऑक्सीकरण हुआ
तो इसको अर्ध सेल कहते हैं, एक अपकरण हुआ इसको अर्ध सेल कहते हैं, और जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इसी को पूर्ण सेल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ से बताओ एक कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर बच गया Zn, यहाँ से देखिए आ गया Cu2 पॉजिटिव, अब इधर में आ जाइए तो हो गया, देखा ये Zn2 पॉजिटिव हो गया और प्लस देखिए यहाँ पे कॉपर हो गया। इसका मतलब है कि सेल जब कार्य करने लगा तो एनोड की प्लेट धीरे धीरे गलने लगा और यहाँ पर कैथोड की प्लेट धीरे धीरे बढ़ने लगा, यहाँ पर तांबा जमने लगा और यहाँ पर जैसा कि परमाणु देखिए विलयन में कूदने लगा। तो धीरे धीरे ये जो प्लेट है आपका गलने लगेगा, माने यहाँ पर भार कमने लगा और यहाँ पर देखिए भार बढ़ने लगा। और इस तरह से दोनों बर्तन में जब तक रिएक्शन होते रही, जब तक परिपथ से बाहर से यानी इलेक्ट्रॉन गमन करते रहा, तब तक यहाँ से करंट यहाँ पे आता रहा। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया अगर रुका तो यहाँ पर अब करंट की क्रिया भी रुक गई, और अब करंट की क्रिया रुक गया, यहाँ ऑक्सीकरण रुक गया, तो आपने बोला कि सेल डिस्चार्ज हो गया। तो इस तरह से समझिए कि सेल तब तक ही काम कर रहा है जब तक यहाँ और यहाँ दोनों क्रिया चल रहा है, और जब तक चल रहा है आपको वहां से विद्युत ऊर्जा को मिलता रहेगा। तो इस तरह से रासायनिक सेल का निर्माण करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत पर देखिए डैनियल किया, लेक्लांचे किया, तो और बहुत सारे वैज्ञानिक जो आपको सेल बना रहा है, मार्केट में आ रहे हैं, सब इसी के सिद्धांत पर आ रहा है, जिसके बारे में अगले दिन और कहानी बताएंगे। आज यही पर कहानी को स्टॉप करते हैं।